नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का हमेशा की तरह आपके अपने फ्यूचर विल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आप सभी को और आपके पूरे परिवार को फ्यूचर विल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से इस शुभ अवसर रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर आपके सामने मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ एनटी विश्व भारती एमटीएस स्टेज सेकंड, जिसका एग्ज़ाम 2 तारीख को होने वाले आगे आने वाली। तो इसका पूरा मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जैसे आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आने वाला है और किस तरह का आएगा, आप कितना स्कोर कर सकते हैं, ये सब आप पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले आपको बताना है, उसके बाद चेक करना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। हमने कुछ मेहनत की है, सोशल स्किल्स की क्लास डाली है, उसकी तैयारी कुछ आपसे हुई है नहीं है। बाकी कंप्यूटर की भी मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराई है, जीके के भी बाकी से मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराई है। तो शुरू करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हर कोई एनटीए से जुड़ी अपडेट और कोई भी सरकारी जॉब से जुड़ी अपडेट आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूं। और ये जो पेपर है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साथियों। ज़्यादा टाइम ना लेंगे, चलते हैं, शुरू करते हैं। ये आपको पता ही होगा पेपर आपका 4 स्टेप में बंटा हुआ है। प्रत्येक सब्जेक्ट आपके 20 नंबर की आने वाली है, जिसमें आपकी होने वाली है हिंदी 20 क्वेश्चन, जीके जीएस सोशल स्किल्स एंड कंप्यूटर, इनके 20-20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के आने वाले। और ये क्वालिफाई करना है ओनली फॉर आपको एग्जाम पता ही होगा, और क्वालिफाई के लिए कितने कितने नंबर लाने, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर चैनल पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। और आगे भी मैं हमेशा एनटीए से जुड़ी जानकारी आपको देता रहूँगा। चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या और सेक्शन वाइज। सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी का सेक्शन ए है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कैसे क्वेश्चन आने वाले किस तरीके से। तो क्वेश्चन संख्या आपके सामने, आज आपको पता ही होगा ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम ना लेंगे, हम कम समय में पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आपको कम समझा पाऊँ मैं, तो आप धीरे धीरे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। आपको पता ही होगा हिंदी टोटल भारत के अंदर 4 भाषा परिवार है टोटल। और वो कौन कौन से, ऑप्शन नंबर है आपको दिख रहा होगा, द्रविड़, ऑस्ट्री, चीनी, तिब्बती और भारोपीय। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा परिवार है, तो भारोपीय है वो भारत में सबसे ज़्यादा भाषा परिवार है। वो कितना है, 73% है, आपको याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में 4 भाषा परिवार जिसमें सबसे ज़्यादा भारोपीय 73%। और जो हमारी मातृभाषा हिंदी है वो भी हमारी भारोपीय परिवार की, या राजभाषा जो भी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है हमारी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 11 जून। तो हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंदर हिंदी भाषा को अपनाया गया था, तो उसी के दिन को आज हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और हिंदी भाषा आयोग का गठन कब किया गया था, आपको याद रखना है 1955 में हिंदी भाषा आयोग का गठन किया गया था। और भारत के संविधान में भाग 17 में राजभाषा को जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा यानी कि राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है भाग 17 में। बढ़ते हैं, और अनुसूची कौन सी, अनुसूची 8 के अंदर है। और सब भारतीय मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, और उसके बाद जोड़ी गई थी सिंधी भाषा 21वें संविधान 1967 के द्वारा, और उसके बाद जोड़ी गई थी बाकी भाषा। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा सम्मिलित है। और क्वेश्चन संख्या तीसरा, द्रौपदी का सिर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है। ये मुहावरा है, मुहावरे आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही कर दोगे, लोकोक्ति और मुहावरे। तो द्रौपदी का सिर होना, जब कौरवों की बड़ी सभा के अंदर द्रौपदी की साड़ी यानी उन्हें निर्वस्त्र करना चाहता था दुर्योधन, तब उसकी साड़ी खींची थी, तब उसका भगवान ने उसका अंत नहीं आने दिया, यानी कि उसका सिर है वो बढ़ा दिया था। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन को पढ़कर पता कर सकते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना ये भी गलत हो जाएगा। अत्यधिक विस्तृत होना, यानी कि भगवान ने उनकी साड़ी को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया था, यानी इसका अंत भी नहीं आ रहा था। और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक विस्तृत होना हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित विकल्पों में से कर्ण कारक का उदाहरण कौन सा है।
करण की विभक्ति कौन सी है? करण कारक की विभक्ति है से विभक्ति है, वो करण कारक की विभक्ति। आप सभी कारकों की विभक्ति याद करके जाना है, से विभक्ति। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राजा ने भिखारी को दान दिया है। कोई भी वस्तु हमेशा के लिए जो दान में दे दी जाती है वो किसकी होती है? अपादान कारक का उदाहरण होता है, अपादान कारक का ये उदाहरण हो जाएगा ये तो। और बच्चा पतंग उड़ाता है, इसमें कोई विभक्ति नहीं दे रखी, यानी कि विभक्ति है वो छुपी हुई है। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है, क्योंकि एक बच्चा है वो कर्म कर रहा है, यानी कि पतंग को उड़ाता है। ऐसा भी हो सकता था, विभक्ति इसमें छुपी हुई है, बच्चा पतंग को उड़ाता है तो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है और खान से ये निकल जाता है। इसमें दोनों से विभक्ति, दोनों में क्या दोनों हमारे आंसर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों कारक की एक विभक्ति हो सकती है। लेकिन हमें कैसे पता करना है? करण का मतलब होता है कोई भी माध्यम या कोई कार्य हम किससे करें वो होता है। तो बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, यहाँ पे लकड़ी माध्यम में लकड़ी से कार्य कर रहा है। जैसे रमेश चाकू से फल काटता है तो ये एक माध्यम है चाकू। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और खान से हीरे निकाले जाते हैं, यानी इसमें अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि अलग करने का भाव अपादान से, अपादान में अभी से विभक्ति होती है। यहाँ अलग करने का भाव होता है, जहाँ जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो इसमें भी ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जिस माध्यम से कार्य कर रहा है उसके साथ से लगाए तो वो हमारा करण कारक होगा। और उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना, इसमें संधि विच्छेद करना है। उच्चारण शब्द उच्चा प्लस चरण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उत्त प्लस चारण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, उच्चारण। इसका राइट आंसर रहेगा उत्त प्लस चारण, क्योंकि आधा से ये त में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि के कुछ रूल है, आप पढ़ लेना, उसमें ये व्यंजन संधि का उदाहरण उत्त प्लस चारण हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? हिंदी में उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द 4 प्रकार में बांटा गया है, वो कौन से? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। और जिसमें तत्सम और तद्भव आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और तत्सम और तद्भव में आपको अंतर बता देता हूँ। एक होता है तत्सम, तत्सम हमें नाम से आपको समझना है, बहुत सारे बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। इसमें आपको देखना है तत् प्लस सम से ये मिलके बना है। तत् का मतलब क्या होता है? उसकी, और सम का मतलब होता है समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? आपको पता ही होगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है, प्राचीन संस्कृत से। तो जो शब्द संस्कृत के और वर्तमान में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तो कौन से हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। और तद्भव कौन से? वो हम वर्तमान में जो संस्कृत के शब्द है उसमें कुछ बदलाव करके हम हिंदी में प्रयोग ले रहे हैं, वो हो जाएंगे तद्भव शब्द। तो आपको कैसे पता करना है? कुछ रूल भी है, वो मैं आपको बताऊंगा कहीं अलग से, या फिर मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में कोई रूल मैं आपको बता दूंगा। और बाकी आप पता कर सकते हैं जो शब्द बोलने में सुनने में हमें कठिन लगे थोड़े, वो तत्सम है, संस्कृत टाइप के लगे, वो तत्सम हो जाएंगे और बाकी तद्भव हो जाएंगे। और किसी पे भी संदर्भ बिंदु हो तो वो शब्द हमेशा दुनिया का 99% शब्द है वो हमारा क्या होगा? तद्भव शब्द होगा, जिसके ऊपर संदर्भ बिंदु लगाए और आधा र लगाए किसी पे, वो हो जाएगा तत्सम शब्द। इस तरीके से कुछ रूल है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें तद्भव शब्द हमें पहचाना है। समुद्र है, ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है क्योंकि इसमें आधा र लगाए। और कर्ण इसमें आधा र लगाए, ये भी हमारा तत्सम भाषा का शब्द है। अज्ञान है, अज्ञान भी हमारा तत्सम का होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, काज। काज है वो एक तद्भव हमारा शब्द है। और काज को क्या कहते हैं संस्कृत में? यानी कि कार्य, कार्य को हम क्या करें? हम काज कहते हैं, यानी कि जो सरल शब्द लगते हैं हमें वो हमारा हो जाएगा तद्भव, तद्भव के शब्द हो जाएंगे। और क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा? आवाहन का मतलब होता है कोई त्यागना या फिर ग्रहण नहीं करना, उसे आवाहन कहते हैं। और इसमें ऑप्शन देखिए, अवरोह, अनुवर, विसर्जन, अनाहार। तो विसर्जन का मतलब होता है त्यागना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सी विसर्जन। और आह्वान का मतलब होता है ग्रहण करना या फिर कोई भी प्राप्त करना, ऐसा हो जाएगा। मैंने उल्टा बता दिया आपको, विसर्जन का अर्थ होता है त्यागना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? हिंदी भाषा में कुछ शब्द हैं ऐसे जो सदैव एक वचन में रहते हैं और कुछ शब्द वो सदैव बहुवचन में रहते हैं, यानी उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, हम एक वचन को बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। तो वो शब्द कौन सा है? सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, जनता। और आँख, आँख से मैं आपको बता दूं, आँख से बन जाता है आँखें। और आंसू है, आंसू अपने आप में बहुवचन है, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। और इसके बाद बाल है, बाल सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। और इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, जनता। जनता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसे कभी जनता से जनते या जनता नहीं बता सकते बहुवचन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9। मैं ज़्यादा तो इस वीडियो में आपको नहीं समझा पाऊंगा, एक क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा।
लेकिन थोड़ा बहुत मैं इससे रिलेटेड आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयों शब्द में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों, कोई भी शब्द किसी भी संज्ञा का उदाहरण हो जब वो बहुवचन के रूप में प्रयोग हो जाता है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, वो हमेशा भाववाचक संज्ञा बन जाता है। बहुवचन के रूप में ओनली पर एक संज्ञा होती है, वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो बुराई क्या है? बुराई एक हमारी क्या है, सॉरी भाववाचक नहीं, जातिवाचक बताना, मैं भाववाचक बताइए। वो कोई भी शब्द किसी भी संज्ञा का उदाहरण है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो हमारा जातिवाचक एक जाति का बोध कराता है, तो जातिवाचक संज्ञा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये बुराई अपने आप में एक भाववाचक शब्द है, क्योंकि बुराई एक भाव है और इसके पीछे हम लगाएंगे बहुवचन में बदलेंगे तो हमारा जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग आपको कैसे पता करना है? किसी भी शब्द में मूल शब्द का मतलब होता है जिस शब्द का कोई अर्थ हो या सार्थक हो, तो उसे कहते हैं मूल शब्द। किसी भी शब्द में से मूल शब्द को अलग करना है आपको संधि विच्छेद करके, और फिर आगे जो एक शब्दांश बचता है जिसका कोई भी अर्थ ना हो या फिर अर्थ हो भी सकता है तो भी वो हमारा हो जाएगा। सॉरी, उपसर्ग में तो अर्थ होता है लेकिन एक प्रत्यय लगा होता है पीछे, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो उस शब्द का भी कोई अर्थ होता है, आगे जो लगा होता है एक शब्दांश, उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन कोई एक अर्थ नहीं होता है, बाकी इसके अनेक अर्थ होते हैं आगे उपसर्ग लगा होता है। तो विज्ञान में मूल शब्द क्या है? वी है, जो उपसर्ग है हमारे इसके लगा हुआ है, और ज्ञान है वो एक मूल शब्द है, वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। और अधिवक्ता है वो अधि और वक्ता से मिलकर बना है। प्राचार्य है वो प्र प्लस आचार्य से मिलकर बना है। और छात्र है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, यानी इसका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, ये अपने आप एक मूल शब्द है। छात्र, इसके आगे कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगा हुआ इसके पीछे। और क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन से? हिंदी में लिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। आपको पूछ भी लिया जाता है। और संस्कृत में 3 टाइप के होते हैं, लेकिन आपको हिंदी का मालूम होना चाहिए, 2 तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। तो आपको किस तरीके से पता करना है कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। लिंग क्या होता है? वह शब्द जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कोई भी शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो लिंग कहलाते हैं। तो संविधान है वो एक पुल्लिंग शब्द है, और प्रवेश है, प्रवेश भी एक पुल्लिंग है, और परिवहन भी पुल्लिंग है, और गवेषणा है ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आपको किस तरीके से पता करना है? इस शब्दों के पीछे आप कुछ भी एक शब्द लगा के या वाक्य बना के भी आप पता कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या फिर आगे कोई भी आप वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्रिया आ रही है वो किस टाइप की आ रही है। इसी प्रकार यहाँ कोई भी शब्द है उसकी देखा देखी आप लगा सकते हो, सूखा सूखी, ऐसे शब्द कुछ भी आप लगा सकते हैं, ऐसे आप पता कर सकते हो। तो संविधान देखा, यानी कि देखा, ये एक पुल्लिंग शब्द का मैं बहुत कहता हूँ, देखी होता तो ये स्त्रीलिंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, गवेषणा। और क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में विकल्पों में से अकर्मक क्रिया को उदाहरण कौन सा है? अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, आपको याद रखना है। अकर्मक शब्द से हमें पता चलता है जिस वाक्य में या जिस शब्द के अंदर कर्म नहीं होता है क्रिया के अंदर, वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब ये तो सीधी साधी देर का, अगर वाक्य देर का होता हमें पता कर ले, इसका कैसे पता करना है? ये क्रिया दे रखी, इन क्रिया के आगे अभी क्या शब्द का यूज़ करेंगे तब आपको कोई उत्तर प्राप्त होता है, यानी कोई सार्थक उत्तर प्राप्त होता है, तो फिर हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण। और जिसका उत्तर में नहीं प्राप्त होता है वो अकर्मक। किस तरीके से उत्तर, इसके आगे क्या लगाओगी तो क्या पढ़ना हो जाएगा। क्या पढ़ना है, इसका उत्तर भी हो सकता है कि कोई भी बुक पढ़ना, कोई भी पत्र पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, कोई अखबार पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना, जो भी, तो इसका उत्तर मिल रहा है। और अंशना, क्या अंशना है, इसका हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। और क्या लिखना, पत्र लिखना, इसका भी आंसर मिल रहा है। क्या खाना है, फल फ्रूट खाना है, सब्जी खाना है, रोटी खाना है, दाल खाना है, चावल खाना है, तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आंसर। अंशना, क्या अंशना है, इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है हमें, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 12 का। और क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत होता है? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होता है, उसमें एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, हम किसी से बात करें तो हमारे लिए जो शब्द हम यूज़ लेते हैं वो उत्तम पुरुष हो जाएगा, और हम जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उसके लिए जो शब्द यूज़ लेते हैं वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और हम दोनों किसी अदर व्यक्ति की बात करें तो फिर वो हो जाएगा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग किया जाता है, और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप का प्रयोग किया जाता है, और अन्य पुरुष में किसका प्रयोग किया जाता है, वह, उसका, उसके, यानी किसी तीसरे प्रश्न की बात करें, अदर प्रश्न की, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। वह एक अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं पर किस कारक की चिन्ह है? आपको सभी कारकों की विभक्ति को याद कर लेना, तो इसमें पूछा है मैं पर किस कारक की विभक्ति के उदाहरण है। आपको बताना है कर्ता के लिए ने होता है, और अधिकरण के लिए
और इसके बाद अपादान देखा जाए तो अपादान से, जिसमें अलगाव का भाव होता है, और संप्रदान का यहाँ के लिए होता है, और इसमें मैं पर अधिकरण का होगा, अधिकरण मैं पे पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर अधिकरण कारक। और बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण या संबंध बोधक अव्यय या विषमयादि बोधक अव्यय। इसके बाद हम देखते क्या होगा हमारा राइट आंसर। क्रिया विशेषण जो भी शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बताता है तो हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि सीता बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है? ये क्रिया है, और बहुत क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहे, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। और संबंध बोधक जो दो या दो शब्दों के बीच में संबंध को दर्शाता है तो वो हो जाएगा संबंध बोधक। और विषमयादि बोधक किसी के हाव भाव को हम देखें एकदम उसके पता चलता है कोई भी शब्द बोल रहा है। इसके भी ये तो आपको आसान से पता चल जाएगा क्योंकि ये चिन्ह होता है विषमयादि बोधक का। जिस भी शब्द में एक शब्द के पीछे ये लगा होता है इस तरीके का, तो वो होता है हमारे विषमयादि बोधक का उदाहरण। तो इसका होगा हमारा राइट आंसर संबंध बोधक अव्यय। हमें तक वो मिलने और इनका ये जो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, यानी इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो संबंध बोधक अव्यय हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 हमारा हो गए हैं। अब हमारे बचे हैं 5 क्वेश्चन मात्र। वो एक आपके सामने एक गद्यांश है, इसमें आपको आंसर ढूंढ के उत्तर बताना। ये आपके आने वाले 5 क्वेश्चन, हो सकता है कम भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसके लिए आपको किस तरीके से आंसर देना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेना है और मन में उतार लेना है, अच्छे से पढ़ना है। तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं। जीवन परमात्मा की सृष्टि इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाब दे या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन साहित्य पुरुष के सामने जवाब दे उसके लिए कानून है जिनके वह इधर उधर नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चीड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर है और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सूत्र और सुंदर और सत्य से मिलता है। इसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके सामने आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, आपके सामने ये गद्या से किसी टॉपिक पे आए, लेकिन आपको इसके अंदर से आंसर को खोज कर ही देना है, अपने दिमाग से नहीं देना है। किसी मान लो किसी के अंदर पूछ रखा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, अगर गद्यांश के अंदर दे रखा है 4 अक्टूबर, तो आपको 4 अक्टूबर लगाना है, ना कि अपने मन से 2 अक्टूबर को। यहाँ पे आपको इसके पढ़ कर ही आंसर देना है। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि आपको ऑप्शन पढ़ना है यहाँ पे। जीवन का मुख्य आधार साहित्य है, साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है, साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य का आनंद जीवन से ऊंचा है। तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा। इसमें हमें और कोई ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ पे जरूर मिला है साहित्य का आधार जीवन है। शुरू में ही आपको दे रखा है साहित्य का आधार जीवन है। और साहित्य और जीवन में गहरा संबंध क्यों है? क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 16 का। और क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? आया था, लेकिन हम देख लेते हैं किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा, एक मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा हुआ रहता है, हमने पढ़ा था। तो आनंद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, आनंद। और क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने। साहित्य के आनंद का आधार है। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? देखा होगा, आपने पढ़ा होगा इसमें साहित्य के आनंद का आधार। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे लिखा होगा, लेकिन साहित्य का आनंद इसी आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। इसका आधार क्या है? सुंदर और सत्य। क्या ऑप्शन में दे रखा है ऐसा कुछ? हाँ, सुंदर और सत्य को पाना इस साहित्य का आधार है। पढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने। परिमिति का अर्थ क्या है? ये जो हमें व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाता है, ये इस गद्यांश के अंदर नहीं आते हैं, आपको खोजना नहीं है। परिमित का अर्थ होता है सीमित, और इसका विलोम होता है अमित, आपको ध्यान रखना है। और परिमित यानी कि सीमित होता है इसका। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 20। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको इस गद्यांश के अंदर नहीं मिलने वाले। लंबे चौड़े भवन, ये क्या कर रहे हैं? भवन की विशेषता बता रहे हैं, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? विशेषण हो जाएगा। भवन यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो लंबे चौड़े भवन कैसे? लंबे चौड़े इसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि काला लड़का, यहाँ पे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, वो हो जाएगी सुंदर है, वो एक विशेषता तो बताते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे पता है आपने काउंट किए होंगे कि आपके कितने राइट हो रहे हैं।
और बढ़ते हैं हम आगे सेक्शन बी की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके आपके सामने ये लेकर आया हूँ। और ये जो पीडीएफ है मैं लास्ट में आपको पेपर पूरा टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल या मल नौबीस, दादा भाई नौरोजी, VKRV राव। दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में की थी। उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र और मात्र 20 रुपये थे। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, अगर ऐसा पूछा जाए तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन इसी के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी होगा। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन के नाम से या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन संख्या सेकंड जीके का आपके सामने, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल होता है उसे ही चावल का कटोरा कहा जाता है। आप देख सकते हैं हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, या किस राज्य को आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों NTA का स्टेज 1 का जो एग्जाम हुआ था MTS के लिए, उसमें भी इससे संबंधित संगठन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आप अच्छे से इन संगठनों को पढ़ के जाना है। मैंने आपको संगठन के लिए अलग से मैंने आपको PDF प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाकर देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, सभी संगठन के बारे में पूरी जानकारी है। और कुछ नहीं तो आप इसके मुख्यालय और स्थापना ये पढ़ लेना, इतना काफ़ी है। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका हो जाएगा जेनेवा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा के अंदर है। क्वेश्चन संख्या 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि या फिर जल। डेसिमल है ये एक ध्वनि को मापने की इकाई है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल के अंदर मापा जाता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और इसकी ये जो आपको याद रखना है, साइंस के अंदर इनमें मापने के इकाई ये याद करेंगे आप सब कुछ, ये मात्रक आप सभी याद कर लेना, कार्य के, शक्ति के वगैरह सब कुछ। और क्वेश्चन संख्या 5, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल को आपको पता ही होगा 4 भागों में बांटा गया है, 4 परत है वो, तो कौन कौन सी है? वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल के अंदर बांटा गया है। उसके अंदर पूछा गया कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी मंडल के अंदर पाई जाती है? सबसे निचली वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, उसके बाद वायुमंडल, सबसे ऊपरी परत वायुमंडल है। आपको ध्यान रखना है। तो ओजोन परत है वो ओजोन परत हमारे कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। और सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल आती है और उसके बाद आती है समताप मंडल। और सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती है? सभी मौसमी घटनाएं पहली परत के अंदर क्षोभ मंडल के अंदर होती है, और वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर, चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से के पास उतरने का है? आप करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अच्छे से करंट अफेयर पढ़ने जाना, खासकर चंद्रयान 3 के बारे में आपको अच्छे से जानकारी ले लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा किस हिस्से के पास उतरने का है? दक्षिणी ध्रुव हमारा राइट आंसर है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है दुनिया का दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला। और बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या अगला, जो कि हमारा क्वेश्चन संख्या 7 चंद्रयान से संबंधित है। चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, या इसरो, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसरो। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। आपको इसरो से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी आपको अपने पास रखनी होगी। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर यानी कि जहाँ पे कपड़ों का उद्योग होता है, कपड़ों का ज़्यादा उत्पादन होता है और ज़्यादातर उसके उद्योग होते हैं, तो उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या फिर योकोहामा, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका हमारा राइट हो जाएगा। और अगर आपको इंडिया का मैनचेस्टर पूछा जाए तो इंडिया का मैनचेस्टर हो जाएगा अहमदाबाद, हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है?
ब्राज़ील है, भारत है, अमेरिका या चीन। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है वो हमारा अमेरिका है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और भारत का कौन सा स्थान है कोयला उत्पन्न करने में? भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान भारत का है कोयला उत्पन्न करने के अंदर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्वेश्चन संख्या 9 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। याद रखना, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश तो कौन सा है आपको? फ्रांस है, रूसी संघ है, कनाडा है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रूस है। रूस का प्रथम स्थान है मैगजीन उत्पादन करने में, और दूसरा स्थान किसका है? भारत है, अपने देश का। और क्वेश्चन संख्या 11, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको पता है 1930 से लेके 1931 में आपको हुआ था, वो हुआ था लंदन में हुआ था आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। और क्वेश्चन संख्या 12, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण से लिया गया या जातक से या फिर मुंडकोपनिषद या फिर महाभारत? किस वेद से लिया गया ऐसा पूछा जाए तो ऋग्वेद से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तमिलनाडु ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है ऐसा पूछा इसने? तमिलनाडु से, यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण से, यहाँ पे दूध के आयात से, यहाँ पे डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड है वो बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, सोन नदी, गंडक नदी या फिर कोसी नदी। गंगा नदी जिसे भारत की राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बता दीजिए, आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सोन, गंडक, कोसी, ये तीनों ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। इनमें एक सुवर्ण रेखा है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपको याद रखना है, सुवर्ण रेखा की नदी के किनारे जमशेदपुर शहर बसा है। आपको नदियों के किनारे बसे हुए शहर को अच्छी तरीके से याद करना है, पढ़ के जाना है, पूछ भी सकते हैं 1-2 क्वेश्चन। और क्वेश्चन संख्या 15, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। कल ही के दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था, यानी 29 अगस्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो मेजर ध्यानचंद या फिर धनराज पिल्ले की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्वेश्चन संख्या 16, राणा प्रताप सागर संबंधित है। कौन सी नदी पर राणा प्रताप सागर बंधा है? सबसे पहले आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो राणा प्रताप सागर है ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, और ये किससे संबंधित है? जल विद्युत से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राणा प्रताप। और क्वेश्चन संख्या 17, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। विरूपाक्ष मंदिर है वो आपका हम्पी कर्नाटक में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण देवराय द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 17 का। और अभी 2 क्वेश्चन बचे हमारे, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप मुझे। 5 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस या फिर शिक्षक दिवस? कौन सा पूछा है? 5 सितंबर को। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना सही से इसका। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति, और ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 18 का। क्वेश्चन संख्या 19, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी है, गुजराती है या फिर मराठी है, पुर्तगाली? बताइए कौन सा हो जाएगा? गोवा की स्वीकृत राजभाषा है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी, जिसे संविधान में बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में आपके शामिल नहीं थी। और बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने। जीके जीएस का अंतिम क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया? तो जैन सूत्र में आपको बता दूं टोटल 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये जीके जीएस हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी 50% मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, 50% बचा है। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा आपको। बढ़ते आगे सेक्शन सी की तरफ। ये हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन सी के अंदर है हमारी सोशल स्किल्स। अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, सोशल स्किल्स के बारे में क्लासेस लगाई भी है, और आगे भी इसी तरीके से मैं आपको ग्रुप में क्विज देता रहता हूँ सोशल स्किल्स के। और इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, खालिस्तान का अर्थ है बिना शब्दों के संसार। संसार के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी
बहुत सारी क्लास में हमने कराई थी संसार के बारे में, आपको पता ही होगा। तो खालिस्तान का अर्थ है बिना शब्दों के संसार। बिना शब्दों के संसार कौन सा वस्तु संसार है? या फिर लिखित संसार है। लिखित संसार में भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मौखिक संसार में भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और इसे अन का संसार कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा शब्दों के बिना शब्दों के संसार है? अन का संसार, जिसे हम कहते नहीं अन का, यानी हम संकेतों के माध्यम से किसी के साथ संसार करते हैं, संवाद करते हैं, संप्रेषण करते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अन का संसार इसे कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या सेकंड, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बोलने वाला जो व्यक्ति हमें कुछ बात कह रहा है, कोई भी मंच पे हमें भाषण दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उससे क्या कहा जाता है? और एक प्राप्त करता होता है, उससे क्या कहा? दोनों मैं आपको बता देता हूँ। संदेश प्रसारित करने वाला यानी बोलने वाले को प्रेषक कहा जाता है, और प्राप्त करने वाले को रिसीवर कहा जाता है, और प्रेषक को स्रोत भी कहा जाता है। भाषण देने वाला या फिर जो बोल रहे हैं उसे प्रेषक या फिर स्रोत भी कहा जाता है। और प्रतिक्रिया किसे कहा जाता है? फीडबैक। हम जो फीडबैक देते हैं, जो बोलता है उसके बारे में कुछ बताते हैं, वो प्रतिक्रिया हो जाती है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, पत्रकारिता और संचार का एमसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ है, भोपाल है, चेन्नई है, मुंबई है? मुझे आप बताइए। तो पत्रकारिता और संचार का जो एमसी राष्ट्रीय विद्यालय वो है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, वो कहाँ पे किया गया? भोपाल, एमपी भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। एमसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भोपाल के अंदर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने, विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना किस रूप से जाना जाता है? इसे तटीकरण, मध्यस्थता, एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग? क्या पूछा है? विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना एनकोडिंग कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनकोडिंग इज राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 5 है आपके सामने, रेणु, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, इसको आपको दिख नहीं रहा होगा। रेणु परीक्षा से पहले उसकी मदद के लिए अपनी सहेली रीता को धन्यवाद देने के लिए बारे में सोचती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त रहा है? यानी कि कोई रेणु है, उसकी सहेली ने उसकी एग्जाम में या फिर कहीं भी हेल्प की है और वो उसे धन्यवाद देना चाहती है, और किस तरीके से देंगे? मान लीजिए आप ही उसी जगह पर थे, तो आप किस तरीके से देंगे? वो कहेगी कि रीता, मुझे बहुत खेद है। खेद किस बात से? रीता, आपकी सभी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। रीता, मैं आपको बाद में देखूंगा। और रीता, धन्यवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा मान्यता देंगे बी ऑप्शन को। रीता, आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से तो हम धन्यवाद देंगे, और किस तरीके से देंगे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। आपका मित्र गलती करता है और आप उसे इंगित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त होगा? आपका मित्र गलती करता है तो ऑप्शन पढ़िए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे खेद है, तुम एक बुरे व्यक्ति हो, क्या हम कुछ खा सकते हैं? देखिए, डायरेक्ट हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं, क्योंकि वो हमारा एक मित्र है। क्या हम कुछ खा सकते हैं? खाने का कहाँ पे जिक्र किया गया? कोई होटल के अंदर खाना नहीं खा रहे हम। और मुझे खेद है, खेद भी नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ऐसा कह के हम उससे गलती के बारे में मुझे इंगित करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया था हमारा। आपका मित्र ये भी हो गया था। और क्वेश्चन संख्या 7 में, टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन का क्या मतलब होता है? आप मोबाइल से कॉल करते हैं किसी को, उसमें आपको होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइए। फ़ोन को अच्छी तरीके से पकड़ते उसे होल्ड ऑन कहते हैं क्या? थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करना, या फिर फ़ोन नीचे रखना, या फिर फ़ोन चालू करने के लिए? तो इसकी क्या हो जाएगा? थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करना। हम कॉल करते हैं किसी को, या फिर हम किसी से बात करें और किसी और अदर व्यक्ति का हमारे पास कॉल आता है, हम उसका कॉल अटेंड करते हैं, तो दूसरा कॉल है वो होल्ड ऑन पे रह जाता है। होल्ड ऑन कर देते हैं तो होल्ड पे रह जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, होल्ड ऑन। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? मेकअप, पिकअप, होल्ड ऑन, कॉल बैक? आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेकअप। मेकअप है वो होल्ड कॉल पे नहीं, बाकी लड़कियों के चेहरे पे लगाने वाला है, आप समझ ही सकते हैं। पिकअप, होल्ड ऑन और कॉल बैक, ये तीनों टेलीफोन कॉल से संबंधित हैं। मेकअप कोई शब्द नहीं है, टेलीफोन से संबंधित। क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से कौन सा खराब स्पर्श का उदाहरण है? शिक्षक से थपथपाना, कोई शिक्षक हमें थपथपा रहा है, अच्छे नंबर लाए हैं तो ठीक है, स्पर्श कर सकता है, बिल्कुल सही है। पिताजी आपको एक छोटे बच्चे के रूप में स्नान करा रहे हैं। और सी ऑप्शन, भाई तुम्हारी गाल खींच रहे हैं। और डी ऑप्शन, जब आप अकेले हो तो अजनबी आपको सूता है। इसमें सबसे ज़्यादा किसको मान्यता मिलेगी? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आप अकेले हो, कोई अजनबी आपको सूता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। भाई तुम्हारे गाल खींचते हैं, हमेशा खींचते हैं लाड प्यार से। पिताजी आपको एक छोटे बच्चे के रूप में स्नान करें, ये भी करवाते हैं, छोटे होते तब। और शिक्षक से पीठ थपथपाते, ये भी हमारा राइट होगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और क्वेश्चन संख्या 10 है, जब कोई नौकरी की तलाश शुरू करता है तो पहला कदम क्या होता है। आप नौकरी की तलाश करें तो इसमें सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, अपने लिए सही काम की पहचान करें, सभी नौकरियों के लिए आवेदन करें, नौकरी के वेतनमान की जांच करें, साक्षात के लिए जाए। साक्षात्कार के लिए तो कहाँ से जाएंगे जब कोई नौकरी नहीं मिली, कोई पता ही नहीं है। और सबसे पहले अपने लिए सही काम की पहचान करें, यही हमारा राइट होएगा। सबसे पहले आपको अपने काम को चुनना है कि हमें कौन सा काम करना है, इसमें हमें टैलेंट है और ये इसमें हमें रुचि है तो वो ही काम करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने सही काम की पहचान करना है। सभी नौकरियों के लिए आवेदन करें नहीं, हमें हर के लिए आवेदन नहीं करना है। जहाँ हमें इंटरेस्ट नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए, जिसका हमें इंटरेस्ट है, मन लगता है, वहीं पे जाना चाहिए। अपने लिए सही काम की पहचान करनी चाहिए। जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, आपका इंटरेस्ट है दिल्ली पुलिस में जाना, जैसे आपका एनटीए में जाना, कॉलेज में जाना इंटरेस्ट है तो फिर एनटीए की करें आप। इस तरीके से सबसे पहले तो आपको सही काम की पहचान करना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं, उस उपयुक्त वाक्यांश को सुने जिसका उपयोग आपको तब करना चाहिए जब कोई आपसे पूछे। क्या पूछे, क्या आप मुझे इस बारे में और बता सकते हैं। जब आपको कोई आप बात करें बात के बारे में और आपसे कोई बंदा पूछ रहा है क्या आप मुझे इस बारे में और बता सकते हैं। आप कोई भी बात की है आपने और फिर वो सामने वाला बंदा आपसे इस तरीके से पूछता है, किसी के भी बारे में आपने बात कर ली, तो इसके बाद आप ऐसे कहोगे कि आपका स्वागत है, नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें तो आंसर देना, इसके पीछे प्रश्न मार्क कसने लगा है तो हम कहेंगे बिल्कुल। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं, यहाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते आपको, अगर इतना सब कुछ बता ही दिया है तो फिर आगे क्या है। और क्वेश्चन संख्या 12, दूसरों द्वारा पहले ही बताए गए विचारों को दोहराने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। कोई बंदा सामने वाला बोल रहा है संसार करें हम, कोई बोल रहा है प्रेषक है, और उसके विचारों को दोहराने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना विचार व्यक्त करना चाहिए, भले ही वो एक ही क्यों न हो। दोहराव से बचने के लिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए, हमें पुनरावृत्ति के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, हमें बेतरतीब ढंग से सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। दोहराव से बचने के लिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए, अच्छी तरीके से सुनेंगे तो फिर उस दोहराने प्रेषक को दोहराने की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने, आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं। ये सच है इस तरीके से कह गए, या फिर क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं। ओह मैं देख रहा हूँ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आप स्पष्टीकरण कैसे मांगेंगे तो सबसे ज़्यादा मान्यता देंगे हम डी ऑप्शन को, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 13 का। और क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने, आप अपनी सपनों की कंपनी में शिक्षुता के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आपको एक अस्वीकृति मेल प्राप्त होता है, आप इस स्थिति को कैसे संभालोगे। आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं और आप आवेदन करते हैं और वहाँ से आप किसी भी कारण, किसी भी परिस्थिति के कारण, या फिर कुछ भी हो सकता है अस्वीकृत मेल, यानी कि आपको उस कंपनी में जगह नहीं दी जाती है किसी अयोग्यता के कारण आपको मेल प्राप्त होता है, तो फिर आपकी क्या होगी पोजीशन। आप उदास हो जाते हैं, उदास तो होंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी मान्यता वो हमें देखते हैं। आप बेकार महसूस करते हैं, बेकार भी महसूस करेंगे। लेकिन इसने पूछा आपकी स्थिति को कैसे संभालोगे, इसने ऐसा पूछा। आप उन्हें धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप उन्हें गुस्से वाला मैसेज भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आप उन्हें धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं, यानी कि किसी और के लिए कहीं आवेदन करें, यही करेंगे। फिर गलत बोलने से तो क्या फ़ायदा, किसी पर गुस्सा करने से क्या फ़ायदा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15, भावना शब्द का तात्पर्य क्या है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावना का सार्वभौमिक अनुभव, भावना का सांस्कृतिक विशिष्ट अनुभव, या फिर भावना और सामाजिक रिश्तों में अंतर्निहितता भावना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। भावना और सामाजिक रिश्तों में अंतर्निहितता क्या है, एक भावना शब्द का तात्पर्य यही। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा कौशल नहीं है। प्यार का अनुभव करना, संघर्ष पर बातचीत करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, या गर्व और क्रोध व्यक्त करना, कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा कौशल नहीं है। तो इसका हमारा क्या होगा राइट आंसर, गर्व और क्रोध व्यक्त करना क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा एक कौशल नहीं है। बाकी प्यार का अनुभव करना भी है, और संघर्ष पर बातचीत, दूसरों के प्रति संवेदनशील, ये भी हमारा राइट होगा। और ऑप्शन नंबर डी इस किस्त का राइट आंसर हो जाएगा। गर्व और क्रोध व्यक्त करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा कौशल नहीं है। क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता सबसे जोड़ता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, गोलमैन है वो एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। 1995 में इन्हें भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई एक बुक भी लिखी थी। तो गोलमैन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने, स्वतंत्र आत्म वाले लोगों में कौन सी भावना आत्मसम्मान बढ़ाने की संभावना रखती है। अपनेपन का एहसास, ऑप्शन बी है गर्व, ऑप्शन सी है शर्म की बात, ऑप्शन डी में खतरे। क्या पूछा है, स्वतंत्र आत्म वाले लोगों में कौन सी भावना आत्मसम्मान यानी कि खुद के सम्मान के
बढ़ाने की संभावनाएं रखती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्व बी हमारा राइट हो जाएगा। गर्व है वो स्वतंत्र आत्म वाले लोगों में आत्मसम्मान को बढ़ाने की संभावना रखता है। क्वेश्चन संख्या 19, मिकाएला इसी बात से नाराज है कि उन्हें अपने पसंदीदा रियलिटी शो के लिए टिकट नहीं मिल पाई। क्रोध किस प्रकार की भावना है? आपको कहीं पे है वो टिकट नहीं मिल रही है तो फिर आपको गुस्सा आएगा। वो गुस्सा किस प्रकार की भावना है? सामाजिक रूप से संलग्न नकारात्मक भावना, सामाजिक रूप से आकर्षक सकारात्मक भावना, ऑप्शन सी है अहंकार केंद्रित भावना या फिर अन्य केंद्रित भावना। हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, अहंकार केंद्रित भावना होगी। हम गुस्से से गुस्सा करें किसी तो एक अहंकार केंद्रित भावना होती है। और क्वेश्चन संख्या 20 अंतिम क्वेश्चन है सी सेक्शन का, और इसमें क्या है? अभिवृत्ति क्या है? एक गीत है या फिर एक नृत्य है? हमारे लिए एक विचार है, हमारी राय पर आधारित व्यवहार या भावना। अभिवृत्ति यानी कि होता है एटीट्यूड, आपने सुना होगा इंग्लिश में एटीट्यूड, लेकिन हिंदी में कभी नहीं सुना होगा। इसी कहते हैं अभिवृत्ति क्या है? तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाए। क्या है? हमारी राय पर आधारित व्यवहार या भावना क्या है? अभिवृत्ति या एटीट्यूड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अंतिम सेक्शन। अभी हमारे मात्र और मात्र 20 क्वेश्चन बस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपका मन लग रहा होगा। आप वीडियो पर अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं डी सेक्शन की तरफ, और अंतिम हमारे 20 क्वेश्चन बचे हैं वो है कंप्यूटर के। डी के अंदर कंप्यूटर का हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, चलते हैं। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, बाइडू भी एक सर्च इंजन है, और वेल फॉर्म अल्फा ये एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आप सर्च इंजन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और क्रोम ब्राउज़र वगैरह सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लेना। सर्च इंजन और ब्राउज़र के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वेल फॉर अल्फा है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 1 कंप्यूटर का। और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? एट्रेरिस, एनियक, यहाँ पे टेंडी, यहाँ पे नोवेला। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो एनियक कंप्यूटर था। एनियक कंप्यूटर का किसने बनाया था? जॉन एकर्ट और जॉन मूसली के द्वारा बनाया गया था एनियक कंप्यूटर। सबसे पहला आधुनिक कंप्यूटर कौन सा? एनियक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। एलन ट्यूरिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एलन ट्यूरिंग के द्वारा आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। और सबसे पहला आधुनिक कंप्यूटर एनियक था, जिसका जॉन एकर्ट और जॉन मोस्ली के द्वारा जो बनाया गया था। और क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। इंटरनेट में पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? आप अच्छे से पढ़ के जाना है। मैंने आपको PDF दे दिया टेलीग्राम ग्रुप में फुल फॉर्म्स का कंप्यूटर के बारे में। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, पिछले पेपर में स्टेज टेस्ट में भी पूछे जा रहे थे। तो फुल फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ लेना जितने भी 2 दिन बचे हैं। HTTP का विस्तृत रूप क्या है? हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का विस्तृत रूप है। और HTTPS भी पूछा जाता है, तो उसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर होता है, आपको ध्यान रखना, SECURE। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। IC चिप किस धातु से बनते हैं? क्रोमियम से बनते हैं, आयरन ऑक्साइड से बनते हैं, सिल्वर से बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सिलिकॉन। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप। और IC चिप है कौन सी पीढ़ी में आई थी? IC चिप तीसरी पीढ़ी में आई थी। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? किल्बी के द्वारा बनाया था। जैक किल्बी के द्वारा IC चिप का निर्माण किया गया था सबसे पहले, जैक किल्बी। और अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 6 1 गीगाबाइट जिसे हम GB बोलते हैं कितने बाइट के बराबर होते हैं? मेमोरी यूनिट के अंदर ये भी आप पाते हैं, कई पढ़े ना, MB GB TB PB YB सब कुछ। इसमें क्या होगा हमारा? ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन सा है निम्नलिखित में? तो 1 GB में कितने बाइट, 1 GB में कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB के बराबर होती है 1 GB। और 1024 के अंदर यहाँ पे बाइट दे रखा है, बाइट तो इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। 1024 के अंदर होती है 1024 MB के बराबर होती है 1 GB। और सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटा होता है बिट। बिट के बाद आपके होता है निबल, निबल के बाद आता है आपका बाइट, और उसके बाद बाइट के बाद KB MB GB TB PB YB ZB। इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है। ये प्रत्येक इकाई को इसमें अंदर कितना होता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कहता है? प्रोसेसिंग करता है, यहाँ बिल्कुल करता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद इम्प्यूटिंग, उसके बाद आउटपुटिंग भी करता है। तो अंडरस्टैंडिंग है यानी कंप्यूटर के अंदर समझने की क्षमता नहीं होती है, कंप्यूटर सोचता समझता नहीं है, वो पहले से मानव के द्वारा निर्मित होता है, कृत्रिम होता है। अंडरस्टैंडिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। डाटा को स्टोर करना, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूनिट के अंदर आपके डाटा को स्टोर किया जाता है। इनपुट को भी स्वीकार किया जाता है, डाटा को प्रोसेस भी किया जाता है सीपीयू में कंप्यूटर के, और टेक्स्ट को स्कैन करना, ये हमारा गलत राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। बी एक 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मल्टी प्रोसेसिंग नाम के द्वारा ही आपको पता चल रहा होगा। मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है मल्टी प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन बीएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीए से जुड़े पहले क्वेश्चन पूछे जाएगा स्टेज 1 में, उसी के आधार में मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया और एग्जाम में खासकर पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस ए। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाए कंट्रोल प्लस ए। ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया जाता है इसके अंदर। और कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है इसमें न्यू डॉक्यूमेंट करना है एमएस वर्ड के अंदर किसी के अंदर। और कंट्रोल प्लस एच का होता है रिप्लेस। और बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? कैलकुलेटर था या डिफरेंस इंजन था या अबेकस था या फिर घड़ी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम गणना यंत्र था, वो हमारा अबेकस था। और अबेकस का आधुनिक अबेकस का निर्माण किसने? टीम क्रेमनर के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले अबेकस जो चीन में बनाया गया था, प्राचीन चीन जैसे बेबीलोन के नाम से भी जाना जाता, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। प्रथम गणना यंत्र था वो अबेकस था, आपको याद रखना है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कंप्यूटर डेटा प्रोसेस्ड करता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेस करता है वो क्या करता है? हम कोई भी सूचना देते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए ही तो कंप्यूटर को देते, तो वो प्रोसेस करता है, वो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी देना। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग करते हैं वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर, वैक्यूम ट्यूब या सिलिकॉन चिप। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन आया, क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब में वो आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर आया था। और ट्रांजिस्टर है वो आपकी दूसरी पीढ़ी के अंदर आया था। और सिलिकॉन चिप मैंने आपको अभी बताया आईसी चिप तीसरी पीढ़ी के अंदर। और मैग्नेटिक कोर है वो चौथी पीढ़ी के अंदर आपका आया था। पीढ़ियों का कार्य और इसमें अंदर क्या क्या आया था आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है कैसे। और क्वेश्चन संख्या शब्द है ORG का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? आपने बहुत सारे देखा होगा, कोई भी वेबसाइट दे रखी है उसके लास्ट में .in .org आधा दे रखा है, सब कुछ ऐसा दे रखा है, तो .edu। इसका मतलब क्या था? इसमें ORG होता है, .org का संबंध किससे? शिक्षा से, व्यवसायिक से, या गैर व्यवसायिक क्षेत्र या फिर संगठन से। ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ORG आगे पूरी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो एक संगठन से संबंधित होता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ORG। और .in लगा होता है वो मतलब होता है हमारा इंडिया का है। और .edu लगा होता है उसका मतलब वो हमारे एजुकेशन से संबंधित कोई भी है। और इसके बाद .cu लगाते हैं वो व्यवसायिक से संबंधित होता है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग खालिस्तान तैयार करने के लिए किया जाता है। डाटाबेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल में हम क्या तैयार करते हैं? स्प्रेडशीट तैयार करते हैं, सी हमारा राइट हो जाएगा। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो हम MS वर्ड के अंदर करते हैं। और स्लाइड प्रेजेंटेशन है वो हम किसके अंदर करते हैं? MS पावर पॉइंट के अंदर करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने। फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? डिवाइस कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, डिवाइस तो नहीं। डॉक्यूमेंट, विजर्ड या फिर डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे ये गलत होगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। डॉक्यूमेंट फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट, खासकर MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और MS एक्सेल की सीट को हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। फाइल में स्प्रेडशीट कहा जाता है MS एक्सेल की सीट को। रो और कॉलम को इंटरफेस को क्या कहा जाता है? रो और कॉलम MS एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से वो कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो इसमें आपको ये बताना, ये होते हैं आपके कॉलम होते हैं, ये कॉलम होती है और ये रो होती है। तो इनमें से आपको बताना, ये बॉक्स बना है इस तरीके से बहुत सारे बनते, तो इस एक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल कहते हैं। और इस पर एक गहरी नीली पट्टी बनी हुई थी तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। और नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब का प्रयोग किया जाता है और बैक सेल में वापस जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 17 का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप। पढ़ चुके हैं वैक्यूम ट्यूब हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन संख्या 18 का सी। और क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने। प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ क्या है?
डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना या प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। इसे प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। F2 के प्रयोग से ये देखा जाता है। F2 ये प्रयोग करने पर प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देता है कि ये प्रिंट होने के बाद किस तरीके से पेज भी हमें दिखाई देगा, कौन सा अक्षर कहाँ पे होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर का और पूरे मॉडल पेपर का आपका अंतिम क्वेश्चन है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दर्शाता है, ब्लिंकर, कर्सर, क्लोजर, पॉइंटर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्या करके आते हैं, कर्सर करके आते हैं, और बहुत सारे मैंने आपको बताते हुए देखिए बहुत सारे अध्यापक है वो आपको कर्सर बताते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्सर बिल्कुल गलत हो जाएगा। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन पूछा है, अगर कंप्यूटर के अंदर आपकी पोजीशन पूछा तो फिर कर्सर राइट होगा। यहाँ पर टेक्स्ट की मतलब आप कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो उसके अंदर एक ऐसी लाइन आपको शो होती है, एक बार हाइड हो रही है एक बार शो हो रही होती है, ऐसी लाइन आपको दिख रही होती है तो ब्लिंक करके कहलाती है टेक्स्ट के अंदर। और कर्सर किसे कहते हैं, जो माउस के द्वारा जो चलाई जाती है कंप्यूटर में, जिस पर हम क्लिक करते हैं आगे पीछे करते हैं, वो होती है कर्सर। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 20 का। इसी तरीके से आज के आपका ये मॉडल पेपर पूरा हो चुका है, 80 क्वेश्चन हमने किए हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा की तरह आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते रहेंगे, इसी चैनल पर बने रहिए। और चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कोई अगली सूचना के साथ। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।